हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th अकाउंटेंसी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू अटेम्प्ट अकाउंट्स पेपर। इस वीडियो की मेरे पास काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। बिफोर मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के मैं अपनी डिस्कशन को शुरू करता हूं। तो मैंने अपने पास कुछ पॉइंटर्स बना रखे हैं यहाँ पे, जिसके आधार पर मैं अपनी सारी डिस्कशन आज की वीडियो की करूंगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी। चलिए, सबसे पहली बात जो मैं अपनी करना शुरू करना चाहता हूं, जिसपे मेरे लाख बार बोलने के बावजूद बच्चे इग्नोर करते हैं, वो है प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा प्रेजेंटेशन। मैं क्लास 11 12 और इवन सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स पेपर चेक करता हूं, और जहां पे ज्यादातर बच्चे मात खा जाते हैं या पे ज्यादातर बच्चे फोकस नहीं करते, वो होता है प्रेजेंटेशन। मैं कई बार देखता हूं बच्चों को कॉन्सेप्ट पता होता है, बच्चों के आंसर्स भी ठीक निकल रहे होते हैं, लेकिन वो अपने आंसर्स को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाते। आप लोगों जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं और जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर्स भी देखे हैं, आप लोगों को पता होगा मैं कंटिन्यूअसली बोलता हूं आप लोगों को कि आप लोग जब भी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, तो आप बिल्कुल प्रॉपर एग्जाम प्रेजेंटेशन के साथ करें, नो शॉर्टकट नो रफ वर्क। लेकिन उसके बावजूद कई बच्चे वो करते नहीं और इसलिए वो टेस्ट में फिर थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। अब प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब क्या है, मैं स्ट्रिक्टली अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा सारी। मैं एक मिनट दूसरा पेन ले लेता हूं। तो मैं सिर्फ अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। जैसे कि जब आप लोग जर्नल एंट्रीज के अगर क्वेश्चन करते हो, जब आप लोग जर्नल एंट्रीज बनाते हो, तो जब आपको जर्नल एंट्रीज लिखनी होती है तो आप प्रॉपर उसको फॉर्मेट बना के लिखें। पूरा प्रॉपर फॉर्मेट, जैसे जर्नल का फॉर्मेट आप लोगों को पता है, टेबल वगैरह बना के सारे प्रॉपर हेडिंग्स डाल के सब कुछ करके, और उसमें साथ साथ नरेशन भी लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे जर्नल एंट्रीज तो लिख देते हैं लेकिन नरेशन लिखने पे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, जो भी हो जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन नरेशंस भी लिखना है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जर्नल। नरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नरेशंस की क्या रेलिवेंस होती है, क्यों हम नरेशंस जर्नल एंट्रीज में लिखते हैं। आप एज अ रीडर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स सोचो, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ोगे, आप जर्नल एंट्रीज देखोगे, तो आपको खाली जर्नल एंट्रीज देख के अच्छे से नहीं समझ आ पाएगा कि वो जर्नल एंट्री किसकी है। वो आपको समझ आता है सिर्फ नरेशन पढ़ के। तो जब तक मैं नरेशन प्रॉपर्ली ना लिख लूं, मैं अपने रीडर को नहीं बता पाऊंगा कि मैंने अकाउंटिंग एंट्री क्यों पास करी है, किस ट्रांजैक्शन को मैंने रिकॉर्ड करा है। तो नरेशन जरूर लिखनी है। और नरेशन लिखने का मतलब ये नहीं है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, नरेशन लिख देते हैं बीइंग एंट्री पास्ट, इस प्रकार की कोई नरेशन, कॉमन नरेशन लिख के लिख देते हैं। दिस इज नॉट अ प्रॉपर नरेशन। नरेशन आपको शॉर्ट में लिखना है। मैं ये नहीं कह रहा नरेशन में बहुत डिटेल्स देनी है आपको, लेकिन नरेशन शुड बी शॉर्ट, लेकिन इट शुड बी एक्सप्लेनेटरी, इट शुड बी क्लियर कि आप कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन, तो मैं क्या एंट्री पास करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो इसी नरेशन में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, या सिर्फ बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इस प्रकार की एंट्री आप लिखो। जनरल एंट्री समझो बात को। नरेशन, नरेशन की कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि यही लैंग्वेज में लिखनी है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो नरेशन। आपको जैसी लैंग्वेज समझ आती है, जिस प्रकार से लिखना आपको समझ आता है, आप लिख सकते हो, लेकिन इट शुड बी एक्सप्लेनेटरी। पढ़ने वाले को समझ आ जाना चाहिए कि किस चीज की एंट्री होती है। अच्छा,
अब यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर लिए, जैसे ये डिवेंचर को डीईबी लिख दिया, एप्लीकेशन को एपीपी लिख दिया, ये मैंने खाली यहाँ पे टाइम बचाने के लिए लिखा है। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप जब एग्जाम में लिखोगे एंट्री तो आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज करोगे। बहुत सारे बच्चे क्या शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, जैसे अगर एनपीओ का क्वेश्चन कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो हेडिंग में लिख देंगे IND अकाउंट बस, और बना देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना आपको, ये IND या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट को RNP या बैलेंस शीट को BS, इस प्रकार की जो भी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ये आपको यूज नहीं करने एग्जाम में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं तो मैं पूरा लिखूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल दे रखा है, तो मोस्टली अगर आपको एग्जाम में दिया होगा 31 मार्च 2021, ये प्रॉपर हेडिंग होती है। सिमिलरली जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, प्रॉपर हेडिंग। जो भी आप अकाउंट बना रहे हो, अगर आप जर्नल एंट्रीज लिख रहे हो तो इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम है जर्नल, एटलीस्ट जर्नल तो लिखो, हेडिंग तो डालो कि आप क्या कर रहे हो। तो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है जब आप अकाउंट्स की करते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर लेजर अकाउंट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल कोई मैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना रहा हूं, तो चलो फिक्स्ड एसेट अकाउंट ऊपर लिख देंगे और फिर ऐसे ऐसे करके सीधा ऐसे लिखना शुरू कर देंगे, बैलेंस BD और जो भी चीज है। नहीं, आपको पूरा लेजर का फॉर्मेट जो आपने बचपन में सीखा है आपको बनाना है। कोई शॉर्टकट यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ डेबिट लिखते थे, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखते थे। हाँ, अगर आपको जर्नल फोलियो लेजर फोलियो वाला कॉलम नहीं बनाना तो वो ठीक है, वो छोड़ देना, लेकिन एटलीस्ट इतनी हेडिंग तो आप डालोगे, पर्टिकुलर्स, रुपीस, क्रेडिट, इतना आपको करना है, इतनी प्रेजेंटेशन आपको करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो जब मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, यहां मैं जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में अपनी हैंडराइटिंग खराब खराब से लिख रहा हूं, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप साफ साफ लिखो और साफ साफ फॉर्मेट बनाओ। और जो टेबल और लाइनें बनाओगे, अगर आपकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी नहीं है, अगर आप फ्री हैंड स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते, तो प्रॉपर स्केल वगैरह यूज करके करो, लेकिन इट शुड बी क्लियर। आपको एक बात समझनी है, मैं क्यों प्रेजेंटेशन पे फोकस कर रहा हूँ। जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वो चेक होने बाहर जाते हैं, कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर उसे चेक करता है, तो जो उसको चेक कर रहा है वो आपको नहीं जानता। स्कूल में तो आप जो इंटरनल टेस्ट दे देते हो, आपके नाम होते हैं टीचर के पास, टीचर आपको जानते हैं, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें जो चेक कर रहा है वो आपको बिल्कुल नहीं जानता, वो आपका नाम तक भी नहीं जानता होगा शायद। तो उसको आप अपना अच्छा इंप्रेशन कैसे दोगे, वो आपको कैसे जज करेगा, वो सिर्फ आपके आंसर शीट को आपने अपने आंसर में किस प्रकार से प्रेजेंट कर रखा है, किस प्रकार की आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हो अपने आंसर्स में, वो सारी चीजें देख के एग्जामिनर आपको जज करेगा या करेगी, ठीक है। और ये जो एग्जामिनर्स होते हैं ये कोई नौसिखिए नहीं होते, ये बहुत एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, तो इनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। ये एक झलक में आपका पेपर पे नजर मार के आपके बारे में सही सही पूरी जजमेंट निकाल देंगे। तो आपको अपने एग्जामिनर पे अच्छे से अच्छा इंप्रेशन डालना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हो। इवन अगर आपका आंसर में कुछ गलती हो जाती है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अगर आपने अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रखी होगी, अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिखा रखी होगी, तो टीचर को उस गलत कैलकुलेशन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसका इंप्रेशन खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने आंसर सही कर रखा है, आंसर सही निकाल रखा है, कैलकुलेशन सही कर रखी है, लेकिन हौच पौच करके दिखा रखा है, कोई फॉर्मेट नहीं बना रखे प्रॉपर, है ना, उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग डाल रखी है, तो उससे वो एग्जामिनर कभी भी खुश नहीं होगा। वो आपको हमेशा एक नेगेटिव व्यू पॉइंट आपके बारे में बना के पेपर चेक करेगा। यू डू नॉट वांट द एक्सटर्नल एग्जामिनर्स टू हैव अ नेगेटिव व्यू पॉइंट व्हेन ही और शी इज चेकिंग योर एग्जाम पेपर। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो इस बात पे आप लोग फोकस करेंगे, प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देंगे। अच्छा, एक गलती और बच्चे करते हैं अकाउंट्स के पेपर में, जो मैं पेपर्स चेक करता हूँ टेस्ट पेपर्स, मुझे मेजॉरिटी दिखती है, जितने भी मेरे पास टेस्ट पेपर आते हैं 80% टेस्ट पेपर्स में ये सारी जो मैं आपको दिक्कतें बता रहा हूँ, सारी या एक दो उसकी दिक्कतें होती ही होती हैं। एक बच्चे और गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं
जो हम वर्किंग नोट करते हैं आपके अकाउंट्स की एग्जाम, जो आपके सोल्यूशन होते हैं उसमें आपके कई सारी जगह वर्किंग नोट्स करनी पड़ती है, तो बच्चे वर्किंग नोट को इक्वल टू मान लेते हैं रफ वर्क। और ये मैं सही बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये 12th लेवल पे नहीं, इवन जो मैं सीए फाउंडेशन लेवल के टेस्ट पेपर चेक करता हूँ वहां पे भी बच्चे गलती करते हैं। तो एक बात हमेशा गड़ा लो दिमाग में, वर्किंग नोट इज नेवर नेवर इक्वल टू रफ वर्क। वर्किंग नोट इज पार्ट ऑफ योर मेन आंसर। तो जिस तरह आप साफ साफ अपना मेन आंसर दिखा रहे हो, उतनी ही साफ साफ ढंग से आपको अपनी वर्किंग नोट दिखाने हैं। बच्चे लिटरली क्या करते हैं, वर्किंग नोट हेडिंग डाल देंगे और इस प्रकार की कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे रफ वाली, 231 इंटू ऐसे कुछ लिख देंगे, या उल्टा सीधा कुछ भी, कोई सीक्वेंस कुछ भी लिखना शुरू कर देंगे, बिल्कुल रफ वर्क की तरह। अगर आपको रफ वर्क करनी है, मैं मना नहीं कर रहा आपको रफ वर्क करने के लिए, रफ वर्क करने की आपको जरूरत पड़ती है मुझे पता है। तो रफ वर्क करने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो आंसर शीट आपको मिलेगी उसके लास्ट पेज पे जाना है, लास्ट पेज पे जाना और उसकी पेपर पेज की हेडिंग ही डाल देना रफ वर्क। और वहां आपको जितनी खिचड़ियां पकानी है, जितने रफ वर्क करनी है, जो करना आप सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका मेन आंसर है उसके आगे पीछे नीचे कहीं पे भी आपका रफ वर्क नहीं होना चाहिए। अगर आप वर्किंग नोट बना रहे हो तो वर्किंग नोट उतने ही साफ साफ ढंग से दिखाओ जितने साफ साफ ढंग से आप अपना मेन सोल्यूशन दिखा रहे हो। इस बात पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे ये मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ अपना टेस्ट देते हैं, अपना आंसर अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अब आप लोग टर्म वन में तो आपका एमसीक्यू एग्जाम था, तो आप लोगों ने उस टाइम इतनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी ही नहीं आपको। अब टर्म टू में आपका सडनली पूरा 100% सब्जेक्टिव है, आपने सैंपल पेपर देख ही लिया है, नो एमसीक्यू नो नथिंग, टोटली सब्जेक्टिव पेपर है आपको आपका। तो आपको यानी कि पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस सब चीजों पे ध्यान देना है, लेकिन प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है। और प्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, मैं कई बार इस चीज को बता चुका हूं, मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूं। जब आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करो तो सिर्फ ये नहीं कि अपने रफ में आंसर कर दिया, आंसर निकाल दिया, किताब से मेरा आंसर मैच हो रहा है, काम खत्म। नो, प्रॉपरली प्रेजेंट करो, देखो कि क्या मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ टाइमली जो आंसर है पूरा कर पा रहा हूं या पा रही हूं कि नहीं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि नहीं हो पा रहा, लेकिन आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अरे जब अभी पढ़ाई करते वक्त तो अभी हम लोग रफ वे में कर लेते हैं, जब एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो वहां साफ साफ कर लेंगे, हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस थॉट प्रोसेस के साथ चलते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो आपको एग्जाम में बहुत स्ट्रगल होगा। आप अननेसेसरीली अपने आप को एक टेंशन वाले माहौल में रख दोगे, अपने आप को स्ट्रेस क्रिएट कर दोगे। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना, अपने ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं करना। एग्जाम के टाइम जितना आप कूल वे में कर पाओ एग्जाम, आपको करना है एग्जाम, उतना ही आपका पेपर अच्छा होगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, सारी जो प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस है वो पहले से ही करके चलनी है। अभी एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में मोटे मोटे 1 महीना रह रहा है, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम। आई बिलीव सारे बच्चों ने पूरा सिलेबस एटलीस्ट एक बार तो अच्छे से कर ही लिया होगा। तो सिलेबस की कवरेज तो आपकी हो चुकी है, अब आपका मेन फोकस रिवीजन पे जा रहा है। तो जब आप रिवीजन करो तो रिवीजन के साथ साथ आप अपने प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करो। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, अभी तक आपने इसको ध्यान नहीं दिया प्रेजेंटेशन पे, तो अभी भी मैं बोल रहा हूं बहुत टाइम है, अभी भी आप इस पे काम कर सकते हो। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आप अपनी किताब खोलो, आप जो भी किताब फॉलो करते हो, टीएस गरेवाल, डीके गोयल, जो भी बुक मतलब आप फॉलो करते हो, उसको आपको खोलना है। उसमें जो सॉल्व इलस्ट्रेशन हैं या पीछे जो स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व हैं, उसमें आप देखो कैसे किताब में साफ साफ प्रेजेंट कर रखा है। या फिर सैंपल पेपर डाउनलोड करो सीबीएसई की वेबसाइट से, और उसके जो मार्किंग स्कीम होती है, जो आंसर्स होते हैं, उस पर देखो कैसे प्रेजेंटेशन कर रखी है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है। कोशिश ये करनी है, जब भी वर्किंग नोट वाला क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको वर्किंग नोट भी करनी है, तो कोशिश आपको ये करनी है कि पहले आप अपना मेन सोल्यूशन करो और मेन सोल्यूशन के नीचे आपकी सारी वर्किंग नोट है। मैं बता दूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक और गलती करते हैं, क्वेश्चन शुरुआत में वर्किंग नोट कर देंगे, कोई बात नहीं, चलो अगर शुरुआत में भी एक बार को वर्किंग नोट कर दी, मेरे को इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं है। फिर अपना मेन सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मेन सोल्यूशन के नीचे फिर से वर्किंग नोट बना देंगे कोई, मेन सोल्यूशन करते वक्त कोई याद आएगा अरे हम एक और वर्किंग नोट करनी थी, तो नीचे फिर से वर्किंग नोट कर देंगे।
दिस लुक्स वेरी शैबी, ये अच्छा नहीं लगता। दिस शोज, एग्जामिनर को अगर आप ऐसे करके दिखाओगे तो एग्जामिनर को पता है क्या लगेगा, उसको लगेगा आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस करी नहीं, आपने अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम प्रैक्टिस नहीं करी। चाहे आपने पूरी मेहनत भी करी होगी कोई बात नहीं, एग्जामिनर के ऊपर तो यही इंप्रेशन पड़ेगा कि आपने वो प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करी। तो ये आपको इस पे काम करना है। और ट्रस्ट मी, जब आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में करने लग जाओगे आपको सारी चीजों के आइडिया मिलने लग जाएगा। आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि अच्छा, अगर मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए मैं मोटा मोटा कितना स्पेस छोड़ू या कितनी स्पेस की मेरे को रिक्वायरमेंट होगी। आप उतनी स्पेस छोड़ के फिर वर्किंग नोट पे शुरुआत करोगे, है ना। और आंसर शीट ही तो है, अगर आपको लगता है आप एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट 1 पेज में नहीं आएगा, 1.5 पेज में आएगा, 1.5 पेज छोड़ दो। आपको लगता है 2 पेज में आएगा, 2 पेज छोड़ के फिर आगे से वर्किंग नोट करो। स्पेस की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपको अगर एक्स्ट्रा शीट की जरूरत पड़ेगी एग्जाम में तो आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं देंगे, देंगे बिल्कुल देंगे। तो आपको उस चीज की कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको अगर लगता है कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा कि कितनी जगह छोड़नी है मेन सोल्यूशन की, तो आप थोड़ी एक्स्ट्रा छोड़ दो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जब अगर एक्स्ट्रा स्पेस छूट गई, वो ब्लैंक रह गई, तो उस पर आप ऐसे कांटा लगा देना, कोई बात नहीं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट शैबी प्रेजेंटेशन मत करना। तो आई होप कि जितने भी बच्चे या आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में सबसे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। आप इस पर ध्यान देंगे, काम करेंगे। आप अपने कोचिंग में जहां भी टेस्ट दे रहे हैं तो आप टेस्ट देते वक्त इतनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे। अगर आप अपने आप खुद मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट देते वक्त अपनी प्रेजेंटेशन पे जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। और अगर आपको प्रेजेंटेशन को लेके कोई डाउट आता है तो आप डू कमेंट जरूर कीजिएगा। डाउट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डाउट। अगर आपको लगता है कि ये हम एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करें, अगर इस प्रकार का कोई डाउट आ रहा है तो आप जरूर डाउट डालना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स के आंसर दे पाऊं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब हम अपनी नेक्स्ट चर्चा करते हैं, जो मुझे आपके साथ नेक्स्ट चर्चा करनी है कि एक्चुअली आप बोर्ड का अपना जो एग्जाम है वो कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा या पॉइंट्स बताऊंगा वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि अगर आपकी जगह मैं इस वक्त एग्जाम दे रहा होता तो मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज करना पसंद करता। अब हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी कुछ बच्चों को सूट ना करे, कुछ बच्चों को सूट कर जाए। तो मैं कोई भाई विद्वान बहुत बड़ा या कोई भगवान नहीं हूं कि जो मैं कर दूं, जो तरीका मैं बोल दूं वही सही है, बाकी सारे तरीके गलत है। नो, अगर आपको अपनी कोई डिवाइस स्ट्रेटेजी बेटर लगती है अपने लिए, या कोई और टीचर की, कोई और फैकल्टी की, कोई और एक्सपर्ट की स्ट्रेटेजी बेटर लगती है तो आप बिल्कुल उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार मेरी सारे पॉइंट्स को, मेरी सारी बातों को सुन जरूर लेना और अपने आप डिसीजन लेना कि क्या मेरी जो बताई हुई सारी बातें आप लोगों के हिसाब से ठीक है कि नहीं, क्या वो आपको सूट करती है कि नहीं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। लेकिन फिर भी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर भाई मैं एग्जाम दे रहा होता तो क्या तरीका अपने लिए बेस्ट समझता एग्जाम अटेम्प्ट करने का। अब ये डिस्कशन करने के लिए मैं सीबीएसई का टर्म 2 का सैंपल पेपर यूज करूंगा, जस्ट आपको एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। ध्यान देना, हम यहाँ पे टर्म 2 का सैंपल पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है इसकी चर्चा करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। अगर आपको टर्म 2 के जो सैंपल पेपर है इसकी डिस्कशन देखनी है या इसके ऊपर आपको सारी चर्चाएं देखनी है तो आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा। चलिए, तो सबसे पहली बात, जब मैं एग्जाम दूंगा अकाउंट्स का, ये आपका टर्म 2 का पूरा एग्जाम पैटर्न है, किस फॉर्मेट में आपका एग्जाम आएगा, सब कुछ है। तो इस प्रकार का जब मेरे पास एग्जाम पेपर आएगा तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं पार्ट बी अटेम्प्ट करूं। मैं सबसे पहले पार्ट बी अटेम्प्ट करना चाहूंगा, है ना। तो मेजॉरिटी बच्चे मैं मानता हूं पार्ट बी यानी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं। क्यों, रीजन क्या है? एक तो ये 10 मार्क्स की वेटेज रखता है, आप लोगों को ये बात पता ही है, दिस इज वर्थ 10 मार्क्स। दूसरा, अगर मैं पहले पार्ट बी खत्म कर दूं तो मेरे को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होगी कि भाई ठीक है, मैंने 2 पार्ट में से एक पार्ट खत्म भी कर दिया। पार्ट बी में क्या है, 10 नंबर का पूरा पार्ट है और गिन के 3 क्वेश्चन है, सिर्फ 3 क्वेश्चन इसमें करने हैं। 3 क्वेश्चन आपने कर दिया और आपका पूरा पार्ट भी 10 नंबर का खत्म। तो
तो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मेरे को मिल जाएगी कि अच्छा मेरा एक पूरा सिर्फ पार्ट खत्म हो गया, अब मेरा सिर्फ पार्ट ए पेंडिंग रह गया। लेकिन अगर मैं पार्ट ए से शुरुआत करूं तो पार्ट ए में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इवन तो मुझे पता है इसकी वेटेज ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो मेरे दिमाग के कोने में एक स्ट्रेस हमेशा रहेगा कि अरे मुझे अभी एक और पार्ट सॉल्व करना है, इस पार्ट के बाद मुझे एक पार्ट और पूरा करना है ना। तो मेरे को अपने लिए सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करना चाहूंगा कि मैं अपना पार्ट बी पहले कर लूं। और पार्ट बी भी मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5 मार्कर से शुरुआत करूं, यानी आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन से शुरुआत करूं। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम पेपर मिलेगा, या आपकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। जब मुझे एग्जाम पेपर मिलेगा तो कुछ ना कुछ रीडिंग टाइम जरूर मिलेगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी रीडिंग टाइम मुझे मिलेगा, उस रीडिंग टाइम में मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले पार्ट ए को इग्नोर मार के सीधा पार्ट बी पे आ जाऊंगा और एक बार नजर मार लूंगा कि अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, उसको एक बार क्विकली रीड कर लूंगा या जो भी है नजर मार लूंगा। अगर आप लोगों ने पढ़ाई अच्छे से कर रखी होगी, अच्छे से सारी कॉन्सेप्चुअली चीजें कर रखी होगी, प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो मेरे को कोई रीजन नहीं दिखता कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ के आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं या ये कुछ नया है। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे ये चीज आती होगी, तो मैं एक बार क्विकली नजर मार लूंगा कि क्वेश्चन क्या है, ताकि मेरे दिमाग में समझ आ जाए कि भाई मेरे को क्या करना है। एक बार मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये मेरे को क्वेश्चन आता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, फिर मैं एक बार 3 नंबर जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उस पर क्विकली नजर मार लूंगा। अब इसमें आपको पता है इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा, तो मैं दोनों क्वेश्चन पे नजर मार के पहले डिसाइड कर लूंगा कि मुझे दोनों में से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एंड फिर जो क्वेश्चन नंबर 10 है 2 नंबर का, ये तो इस तरह का कि छोटा मोटा क्वेश्चन होगा, तो ये तो मैं मानता हूँ ये आराम से हो जाएगा, इसमें ना तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करूंगा, पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करूंगा, तो मैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे जाऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे जाऊंगा, और इस प्रकार से मैं अपना पूरा पार्ट भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले हो गई पार्ट बी की बात। अब रीडिंग के टाइम के बाद मैंने एक बार पार्ट बी पे नजर मार ली, उसके बाद मैं क्या करूंगा, रीडिंग टाइम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट बी पढ़ो, नहीं, आपको पार्ट ए भी अल्टीमेटली करना तो है। वंस आपने रीडिंग टाइम में पार्ट बी में कर लिया, एक बार नजर मार ली, कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आपने चॉइस डिसाइड कर लिया कि भाई मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट सॉरी ऊपर वाला करूंगा या नीचे वाला करूंगा, ये वाला एक बार मैंने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 तो ईजी होगा ही होगा। उसके बाद मैं चला जाऊंगा सीधा पार्ट ए पे, और पार्ट ए में भी मैं क्या देखना शुरू करूंगा, मैं 5 मार्कर क्वेश्चन पे नजर मारना शुरू करूंगा, क्योंकि जब मैं पार्ट ए सॉल्व करूंगा तो मैं चाहूंगा कि मैं सबसे ज्यादा नंबर की जो वेटेज के क्वेश्चन है, यानी 5 मार्कर के क्वेश्चन है, पहले उनको सॉल्व करूं। ये मेरी प्रेफरेंस रहेगी। इवन इनफैक्ट जब मैंने अपना आपकी तरह बोर्ड एग्जाम दिया था क्लास 12 का, तो मैंने यही किया था। हमारे टाइम पे 8 मार्कर के क्वेश्चन होते थे, तो मैंने पहले 8 मार्कर का ही क्वेश्चन से शुरुआत की थी। मुझे याद है शायद शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आया करता था 8 नंबर में, तो मैंने शेयर कैपिटल का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था सबसे पहले, मुझे जहां तक याद आता है। तो मैं ये करना चाहूंगा, 5 मार्कर का एक बार क्वेश्चन देख लिया। अच्छा, क्वेश्चन 8 और 9 में तो कोई चॉइस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 जो 5 मार्कर का, इसमें इंटरनल चॉइस भी है ना, एज पर सैंपल पेपर। देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आपका मेन बोर्ड एग्जाम आएगा वो इसी पैटर्न में आएगा, तो ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो 5 मार्क का, इसमें इंटरनल चॉइस है, तो इसमें अगेन मैं फटाफट नजर मार के देख लूंगा कि भाई मेरे को कौन सा इन दोनों में से अटेम्प्ट करना है, मैं पहले डिसाइड कर लूंगा। इंटरनल चॉइस जो भी है, आपको कोशिश करना है कि रीडिंग टाइम पे आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो आपको वहां पे टाइम वेस्ट ना हो कि आप ये डिसाइड करो बैठ के कि अरे मैं कौन सा क्वेश्चन करूं। नहीं, आपको पहले ही डिसाइड करना है, इस बात को तो बहुत गौर करना है। तो मैं डिसाइड कर दूंगा, फिर इसी प्रकार से जहां भी 3 मार्कर क्वेश्चन है उस पर भी नजर मार लूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी इंटरनल चॉइस है, जहां भी अगेन देख लूंगा कि मुझे कौन सा वाला अटेम्प्ट करना है। तो इस प्रकार से मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूंगा। शॉर्ट में बोलूं तो मैं सारा रिवर्स ऑर्डर में करना चाहूंगा। ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि भाई कोई गड़बड़ हो जाएगी। नो, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आपको इसी सीक्वेंस में करना है 1 2 3। आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना आप ऐसा ना करो। कोशिश ये करना कि ये ना करो कि चलो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 पहले अटेम्प्ट किया, फिर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैं सडनली क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, फिर मैं सडनली क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। मतलब ऐसे करने में कहीं रूल के अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसे आप करोगे तो जो पेपर चेकर है वो थोड़ा इरिटेट हो जाएगा, वो आगे पीछे ही करता रह जाएगा अपने क्वेश्चन पेपर और
मार्किंग स्कीम के जो भी उनको पेपर मिलता है उसमें वो आगे पीछे कर करके इरिटेट हो जाएगा। तो अगर आप रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हो तो ट्राई करो कि आप रिवर्स में ही चलो, क्वेश्चन 8 कर लिया, फिर क्वेश्चन 7 कर लिया, फिर क्वेश्चन 6 कर लिया, क्वेश्चन 5 कर लिया, इस प्रकार। ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं 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 हमें क्वेश्चन नंबर 1 से ही करना है, तो वो भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही तरीका सही है। अगर आप 1 से ही करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे भी आप कोशिश करना फिर आप प्रॉपर सीक्वेंस में चलो, 1 2 3 4। ये नहीं कि 1 किया, 1 के बाद सडनली हमको लगा नहीं नहीं हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, फिर लगा नहीं 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 फिर हमें क्वेश्चन नंबर 2 ज्यादा अच्छे से आता है वो करेंगे। नहीं, आपको पहले एक कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप सीक्वेंस में करो, ताकि आप एग्जामिनर इरिटेट ना हो, उसको थोड़ा सा इजी रहे पेपर चेक करना। मैंने अगेन बोलना है कि भाई जो एग्जामिनर वो आपको नहीं जानता, वो जो आपके बारे में आइडेंटिफाई कर रहा है, आपको जो जज कर रहा है वो आपकी आंसर शीट से कर रहा है। तो उसको जितना कम हम इरिटेट करें, जितना अच्छा हम उस पर इंप्रेशन डालें, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी में एक बात मैं और बोल दूं, सपोज सपोज अगेन मैं पार्ट बी में आता हूं, मैं पार्ट बी से शुरुआत कर रहा हूं और पार्ट बी पढ़ के मेरे को फॉर सम रीजन लगता है कि यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। आप पेपर देख के आपको समझ आ ही जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हो नहीं हो सकता है कोई क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट ना हो। तो हो सकता है पार्ट बी में मैं देखूं अरे यार कैश फ्लो स्टेटमेंट का मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या क्वेश्चन नंबर 11 में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या अगर मैं पार्ट ए में शुरुआत कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा। तो आपको फिर इस केस में ये स्ट्रैटेजी नहीं यूज करनी। रीजन भी मैं आपको बता दूं, जब आप पेपर सॉल्व करना शुरू करो तो हमेशा शुरुआती क्वेश्चंस वो करो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। क्यों? क्योंकि जिन क्वेश्चन पे आप कॉन्फिडेंट होगे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसको आप प्रॉपर्ली अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, प्रॉपर्ली प्रेजेंट करके करोगे। तो जो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो शुरुआत के अगर क्वेश्चंस आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए, प्रॉपर्ली प्रेजेंट करके, प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिखा के आंसर्स भी सही निकाल दिए, तो स्टार्टिंग में एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ी गलती भी कर रखी होगी, गड़बड़ भी कर रखा होगा, तो लेकिन आपके एग्जामिनर पे एक इंप्रेशन बन कर चुका होगा कि आपको चीजें आती है ना। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन कर दोगे जो आपको आते ही नहीं है, उसमें कटिंग वेटिंग कर रहे हो, काट रहे हो, ये कर रहे हो, उसमें कुछ गलतियां कर रहे हो, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उसी स्टार्टिंग में ही एग्जामिनर पे खराब इंप्रेशन पड़ जाएगा। फिर चाहे आपने आगे के क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट भी कर रखे हो, उसके दिमाग के कोने में थोड़ा सा आपके बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन बन चुका होगा, तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो अगेन समराइज्ड वे में बोलूं, शुरुआत में आप सिर्फ वही क्वेश्चन करो, उन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करो जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है। एंड कोशिश ये करो, अगर आपने देखो अच्छी तैयारी कर रखी होगी तो मुझे कोई रीजन नहीं दिखता कि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिखे जिसमें आप कॉन्फिडेंट ना फील करो। हाँ, छोटी मोटी हो सकता है सिली मिस्टेक्स हो जाए, वहां कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत तो है, कोशिश तो हमें ये करनी कि सिली मिस्टेक्स भी ना हो ताकि हमारे फुल मार्क्स आए। लेकिन अगर सिली मिस्टेक्स भी हो जाए तो वो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए पढ़ के कि भाई ये क्वेश्चन मुझे आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने कर रखा है। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी कि हम 5 मार्कर के क्वेश्चन से स्टार्ट करें, वो भी पहले हम पार्ट बी पूरा सॉल्व कर दें, उसके बाद पार्ट ए में भी हम 5 मार्कर से स्टार्ट करें, 5 मार्कर्स फिर 3 मार्कर्स एंड फिर हम 2 मार्कर्स पे आए। इससे क्या होगा, जो लेंदी क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा नंबर की वेटेज करते हैं वो आप थोड़ा शांत दिमाग से कर पाओगे, और 2 मार्कर के क्वेश्चन ज्यादा लेंदी वैसे भी नहीं होते, तो वो थोड़ा आप जल्दी जल्दी में भी कर लोगे तो हो जाएगा। अगर आप लास्ट के लिए 5 मार्कर के लेंदी क्वेश्चन छोड़ दोगे और वहां उसको जल्दी जल्दी करने जाओगे तो वहां आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो 5 मार्क के क्वेश्चन स्टार्टिंग जब भी हम पेपर स्टार्ट करते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा शांत होता है, क्योंकि हमें लगता है अरे अभी टाइम है। जब पेपर जैसे जैसे टाइम चला जाता है, आधा घंटा बचा हुआ, 15 मिनट बचे हैं, तब हम लोग थोड़ा सा पैनिक करना शुरू करते हैं। तो आप उस पैनिक माइंडसेट में ये नहीं चाहते कि भाई हम 5 मार्कर का क्वेश्चन पैनिक माइंडसेट से कर रहे हो। हम चाहते हैं कि हम जो पैनिक माइंडसेट से अगर कोई क्वेश्चन कर भी रहे हो तो वो सिर्फ 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो, है ना, ताकि वहां अगर थोड़ी सी हमसे गलती भी हो जाए तो ज्यादा नंबर ना कटे। तो ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती अगर मैं आपकी जगह एग्जाम दे रहा होता। अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर ये स्ट्रैटेजी आपको नहीं कंफर्टेबल लगती, आपको सूट नहीं करती, तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक तरीका है पेपर अटेम्प्ट करने का। अगर आपको अपनी कोई बनाई हुई स्ट्रैटेजी या कोई और टीचर की स्ट्रैटेजी बेटर सूट करती है तो आप उसको फॉलो जरूर करना। हाँ, लेकिन जो मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया, प्रेजेंटेशन के ऊपर सारी बातें बताई, वो तो आपको 100% फॉलो करनी है। वहां पे कोई भी कंडीशन नहीं है, उस पर तो आपको पूरा गौर करना है अपनी प्रेजेंटेशन पे। जो भी सारी बातें मैंने प्रेजेंटेशन पे बताई वो आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड अगेन मैं बोलूंगा, चाहे आपके कोचिंग में टेस्ट हो रहा हो ना हो रहा हो, चाहे आपके टीचर्स टेस्ट ले रहे हो ना ले रहे हो या ना ले रहे हो, आपको मॉक टेस्ट अपने आप से देने जरूर है। जो भी सैंपल पेपर आप सॉल्व कर रहे हो एटलीस्ट 1-2 तो करना,
प्रॉपर, जैसे कि आप एग्जाम में कर रहे हो, अपने आप को टाइम करके करना कि क्या आप अपना 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड इवन जब आप चैप्टर रिवाइज करते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वहां पे भी आप कोशिश करो कि एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करो। जितनी आप प्रेजेंटेशन पे अभी टाइम दे दोगे, उतना आप कंफर्टेबल रहोगे एग्जाम के टाइम। तो मैं आशा करता हूं आपने मेरी सारी वीडियो देखी होगी, मेरी सारी बातें समझी होगी, और आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरे साथ इस वीडियो में यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसी खुशी रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहें। मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, जल्द मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।